हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रियरंजन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर इन टीचिंग वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स, फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, बीएचयू। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में। आज वीक 7 का चौथा लेक्चर। आज हम जानेंगे एन ओवरव्यू ऑफ बोवाइन स्ट्रेस साइकिल, मतलब गो जातीय पशु या जो गोवंश हैं उनमें स्ट्रेस साइकिल यानी मध्य चक्र क्या होता है और कैसे चलता है। इस व्याख्यान में हम लोग कवर करेंगे परिचय के साथ साथ स्टेजेज ऑफ स्ट्रेस साइकिल, ड्यूरेशन, इनके जो डिफरेंट स्टेजेज हैं उनके ड्यूरेशन क्या क्या हैं, टाइम ऑफ ओवुलेशन, कब ओवुलेशन होता है यानी एग जो है फॉलिकल से कब रिलीज होता है, उसका सही समय क्या है, एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ जेनाइटल ऑर्गन। जब मध्य चक्र चलता है तो जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन हमने पढ़ाया था उसमें क्या क्या चेंजेज होते हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो बिहेवियरल चेंजेज है, जो स्वभाव में चेंज होता है एनिमल में, वो क्या क्या है। तो गोजातीय पशु में क्या क्या आते हैं, जैसे गाय और भैंस ये आते हैं। ये पशुपालन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पशु हैं। इनमें जो है मध्य चक्र कैसे चलता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, आज हम जानेंगे इसके बारे में। क्योंकि जब पशुपालन जब आप करते हैं तो ये मध्य चक्र को या स्ट्रेस साइकिल को जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप उससे एनिमल से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें। क्योंकि ये जानवर क्या करती हैं, दूध देती हैं। तो जब तक बच्चे नहीं देंगे तो दूध कहाँ से आएगा। तो उसको हमको ऑप्टिमम करने के लिए रिप्रोडक्शन को या स्ट्रेस साइकिल को जानना जरूरी है। तो स्ट्रेस साइकिल है क्या? ये क्या है कि सीरीज ऑफ साइक्लिकल इवेंट्स है, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है, जो एक सीरीज में हर साइकिल में चलता है, होता है। और इसमें जो है फीमेल अपने बॉडी को जो है वो प्रिपेयर करता है फॉर द ओवुलेशन, वहां से एग का रिलीज होता है, फिर मैटिंग और पोटेंशियल प्रेगनेंसी यानी गर्भ धारण करने की क्षमता को वो विकसित करता है इस साइकिल में। ये जो स्ट्रेस साइकिल है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन को रेगुलेट करता है, एंड फर्टिलिटी को भी साथ ही साथ रेगुलेट करता है। इसलिए ये सीधे तौर पे रिप्रोडक्टिव इफिशिएंसी यानी जो प्रजनन क्षमता है या प्रोडक्टिविटी है, एनिमल से जो मिलने वाले उत्पाद हैं, उनको ये प्रभावित करता है। अगर हम इसको समझ लें, स्ट्रेस साइकिल में क्या क्या होता है, कैसे चलता है, अगर इसको हम अच्छी तरह समझ लें तो जो हम स्ट्रेस के जो साइन हैं, लक्षण हैं, उनको हम पता कर सकते हैं कि हाँ, ये देख करके कि हाँ ये एनिमल अब स्ट्रेस में है या मद में है। मद मतलब या स्ट्रेस मतलब क्या हुआ, आप जानते होंगे। इसको सामान्य भाषा में ऐसा भी बोला जाता है कि गाय या भैंस जो है गर्मी में आ गई है या हीट में आ गई है। अगर ये स्ट्रेस के साइन को, है ना, पहचान लेंगे, तब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको एआई भी बोलते हैं, उसके भी टाइम को हम पता लगा सकते हैं कि कब हमें सीमेन लगाना है या कब हमें एआई करानी है अपने जानवरों को। साथ ही साथ यह एडवांस टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट में, जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर का आपने नाम सुना होगा, उसके भी मैनेजमेंट में ये हेल्प करता है। आइए देखते हैं स्टेजेज ऑफ स्ट्रेस साइकिल, मध्य चक्र के कितने चरण हैं। तो सबसे पहले इसको दो फेज में बांटा जाता है, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज को एस्ट्रोजेनिक फेज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, इसका लेवल हाई होता है। और फॉलिकुलर फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय जो है फॉलिकल्स ओवरी में ग्रो करते हैं, अंडाशय में फॉलिकल का ग्रोथ होता है। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कैसे फॉलिकल का डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है। ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि इसमें कॉर्पस ल्यूटियम जो है, जो आफ्टर ओवुलेशन ऑफ द फॉलिकल एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, ये ओवरी में बनता है। ये डोमिनेंट स्टेज में होता है, पूरे पीरियड में ये बना रहता है। और प्रोजेस्टनल फेज इसको इसलिए बोलते हैं ल्यूटियल फेज को, क्योंकि इस समय जो है एक हार्मोन होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, उसका लेवल
हाई होता है। फॉलिकुलर फेज को फिर दो भागों में बांटा जाता है, प्रोइस्ट्रस और इस्ट्रस। लुटियल फेज को भी दो भागों में बांटा जाता है, डेट इज मेट स्ट्रस और डाई स्ट्रस। आगे देखेंगे ये सारे स्टेज के बारे में। अब आते हैं ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द स्ट्रस साइकिल। ये स्ट्रस साइकिल का जो स्टेज है, जो हमने बताया प्रो स्ट्रस, स्ट्रस, मेट स्ट्रस और डाई स्ट्रस, ये कितने दिनों का या कितने समय का होता है। तो जो प्रो स्ट्रस है वो कैटल यानी गाय में 3 दिनों का होता है, बफेलो में 2 से 3 दिनों का होता है। स्ट्रस जो है 12 से 24 घंटे का होता है गाय में, और बफेलो में जो है 5 से 27 घंटे का होता है। इसमें गाय में 18 घंटा एवरेज है, औसतन 18 घंटे का होता है। बफेलो में औसतन 10 घंटे का होता है। मेट स्ट्रस दोनों में बराबर है, 3 से 5 दिन, और डाई स्ट्रस भी लगभग बराबर है, 13 दिन का, दोनों में, गाय और भैंस दोनों में। अब इसका हम टोटल लेंथ देखें तो टोटल जो साइकिल का चक्र है, मध्य चक्र जो है, वो 18 से 24 दिन का गाय में होता है, और औसत लेंथ जो है 21 दिन का है। कहने का मतलब ये हुआ कि हर 21 दिन में जो गाय है वो गर्मी पे आएगी, हर 21 दिन में उसका जो मध्य है वो रिपीट होगा, और यही एक स्टेज है जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि कुछ जो है बिहेवियरल साइन या फिजियोलॉजिकल साइन शो करते हैं। अगर हम भैंस की बात करें तो 17 से 25 दिन का इसमें लेंथ होता है, और लेकिन एवरेज भी इसमें 21 दिन का ही है। लेकिन अगर हम बछिया की बात करें, बछिया को हीफर भी कहा जाता है, बछिया की बात करें तो ये 18 से 22 दिनों का होता है, और इसमें जो एवरेज है वो 20 दिनों का होता है। तो थोड़ा सा गाय की तुलना में बछिया में जो है लेंथ ऑफ द स्ट्रस साइकिल कम होता है। अब टाइम ऑफ द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है? एक प्रक्रिया होती है जब फॉलिकल जो है डोमिनेंट हो जाता है या ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, तो वहां से जो oocytes है या एक कह लीजिए वो रिलीज होता है, और रिलीज होकर के ओविडक्ट में आता है। तो इस प्रोसेस को जो है ओव्यूलेशन बोलते हैं, ताकि आगे चल करके फिर ओव्यूलेशन के बाद वो ओविडक्ट में आया, फिर जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा और कंसेप्शन होगा। तो ये जो कैटल में है ये 12 से 18 घंटा आफ्टर द एंड ऑफ द स्ट्रेस, स्ट्रेस जब शुरू हुआ, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि ये 12 से 24 घंटे का होता है, या एवरेज मान लीजिए 18 घंटे का होता है। तो जब स्ट्रेस समाप्त हो गया, स्ट्रेस जो फेज था, स्टेज था, समाप्त हो गया, उसके 12 से 18 घंटे बाद जो है ये ओव्यूलेशन होता है गायों में, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं 25 से 35 घंटा आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द स्ट्रेस। जब स्ट्रेस शुरू हुआ, जब शुरुआत हुआ, उसके 25 से 35 घंटा बाद ही ये ओव्यूलेशन होगा। या तीसरा हम इस रूप में भी कह सकते हैं, एक एलएच सर्ज होता है। ओव्यूलेशन तभी होगा जब एलएच सर्ज होगा। पिछले क्लास में भी हम एलएच सर्ज के बारे में बता रहे थे। जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो पॉजिटिव फीडबैक देता है पिट्यूटरी को, वहां से फिर एलएचएच, एलएचएच मतलब हाई लेवल ऑफ हार्मोन्स का सिक्रीशन। इस ये एलएच का भी सिक्रीशन का 3 तरह का पैटर्न होता है। एक बेसल लेवल होता है, एक पल्सेटाइल सिक्रीशन होता है जिसके बारे में हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे, और एलएच सर्ज होता है। तो जब तक एलएच सर्ज नहीं होगा तब तक ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो जब एलएच सर्ज होता है उससे 18 से 26 घंटा लगता है गाय में ओव्यूलेशन होने में। अगर हम भैंस की बात करें तो ये एवरेज जो है औसतन 34 घंटा लगता है, और 6 से 21 घंटा का इसका ड्यूरेशन है आफ्टर द एंड ऑफ द स्ट्रेस। जब स्ट्रेस खत्म हो गया, मद खत्म हो गया या गर्मी खत्म हो गई, तब ये 6 से 21 घंटा, लेकिन औसतन 34 घंटा में ये ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है। या फिर हम कह सकते हैं 24 से 48 घंटा आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द स्ट्रेस। जब स्ट्रेस की शुरुआत हुई उससे 24 से 48 घंटा बाद ही ओव्यूलेशन होगा। तो ये टाइम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में जो है डिसाइड होता है कि कब जानवर को सीमेन लगानी है या कब कृत्रिम गर्भाधान कराना है, ताकि उसमें गर्भावस्था या कंसेप्शन
हो सके। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेज इन जेनिटल ऑर्गन्स ड्यूरिंग द स्ट्रेस साइकिल। क्या क्या ये चेंजेज होते हैं? तो सबसे पहला जो स्टेज है वो है प्रो स्ट्रेस। प्रो स्ट्रेस जो है ये इल डिफाइंड पीरियड होता है, बहुत आसानी से पता नहीं चलता है, इल डिफाइंड इसीलिए कहा जाता है, और इमीडिएटली प्रीसीडिंग द स्ट्रेस, स्ट्रेस से जस्ट पहले का जो स्टेज है वो यही प्रो स्ट्रेस होता है। और इस स्टेज में क्या है, मैटिंग तो नहीं होता है, लेकिन जो एनिमल जो है यूजुअली एग्जिबिट्स द इंटरेस्ट इन मेल, जो फीमेल में ये साइकिल जो है फीमेल में चलती है, तो ये मेल अपना जो स्पीसीज का जो मेल पार्टनर है उसकी तरफ ही आकर्षित होती हैं, उसमें इंटरेस्ट शो करती हैं इस पेज में। अब क्या क्या चेंजेज होता है, तो जो हम पिछले क्लास में पूरे जेनिटल ऑर्गन के बारे में बताए थे, अब वो सारे जेनिटल ऑर्गन में कुछ ना कुछ चेंज होते हैं, किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी को हम देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला देखते हैं कि अंडाशय यानी ओवरी में क्या क्या चेंजेज होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो काम होता है ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ द फॉलिकल। हम जब पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होता है, तो वो जो होता है फॉलिकल का ग्रोथ इसी स्टेज में स्टार्ट होता है, यहीं से फॉलिकल्स ग्रो करना शुरू करते हैं, क्योंकि कॉर्पस लुटियम जो है वो रिग्रेस करता है यहाँ पे, है ना? इसी स्टेज में जो है जो पिछला साइकिल का कॉर्पस, ओवुलेशन के बाद क्या है कि जो फॉलिकल के सेल्स जो बच जाते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, वो क्या होते हैं लुटीन सेल्स में कन्वर्ट होते हैं और बनाते हैं कॉर्पस लुटियम। तो कॉर्पस लुटियम का काम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करना। जब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है शरीर में, तब तक क्या है कि एनिमल जो है हीट में नहीं आएगी। तो इस स्टेज में क्या होता है कि कॉर्पस लुटियम जो पिछला साइकिल का था वो रिग्रेस करता है, और जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट होना था, जो कुछ हद तक तो पहले हो गया रहता है, उसके आगे जो अब बाधित हो रहा था, अब इसके आगे इससे होना शुरू हो जाएगा जैसे ही ये कॉर्पस लुटियम रिग्रेस करेगा। जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रो करेंगे वो क्या करते हैं कि एस्ट्राडायोल हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे जितना बड़ा फॉलिकल हो जाएगा उससे उतना ज्यादा एस्ट्राडायोल हार्मोन का सिक्रीशन होगा। ये इसकी बात हम पिछले क्लास में भी किए थे। अब है ओविडक्ट, जिसको डिम वाहिनी भी बोलते हैं। इसमें क्या चेंजेज हो गए? इसमें होते हैं इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड सिलिया लाइनिंग ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट के अंदर में जो है एक सिलिया का लाइनिंग होता है, सिलिया होता है, इसमें भी ग्रोथ होता है, और जो सेल्स होते हैं उसमें भी ये ग्रोथ होता है। गर्भाशय में क्या क्या चेंजेज होंगे? गर्भाशय जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है। इंड्रोमेट्रियम, हमने इसमें लेयर बताया था कि गर्भाशय में 3 लेयर होते हैं, जो 3 लेयर ऑफ टिश्यू का बना होता है। जो सबसे अंदर का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंड्रोमेट्रियम, ये भी हमने बताया है। इंड्रोमेट्रियम बिकम कंजेस्टेड एंड इडिमेटस। इडिमेटस मीन्स थोड़ा सा सूजन आ जाता है, और कंजेस्टेड मीन्स कि वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा है, ब्लड थोड़ा सा रुक गया है, आया तो फ्लो करके आया और थोड़ा देर के लिए वो रुक जाता है, तो जिसके कारण से ब्लड वेसल्स जो है, छोटे छोटे आर्टियोल्स जो है, उसमें ब्लड जमा रहता है। तो इसी को बोलते हैं कंजेशन, या हाइपरेमिक भी बोलते हैं हम लोग। थोड़ा सा डिफरेंस है हाइपरेमिया और कंजेशन में, बट आप सिंपल सा समझिए कि उस ऑर्गन में वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा है या ज्यादा ब्लड है आर्टियोल्स में। और क्या होता है? इंक्रीज सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ यूट्राइन ग्लैंड्स। यूट्राइन ग्लैंड्स जो है वो म्यूकस सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, उसके थोड़ा सा ज्यादा बनाने लगते हैं, एक्टिविटी इसकी बढ़ जाती है। दूसरा ऑर्गन है उसके बाद का, यूट्रस के बाद का जो ऑर्गन है सर्विक्स, यानी गर्भाशय गिरवा जिसको बोलते हैं। इसमें ये हमने बताया था कि स्फिंक्टर लाइक ऑर्गन होता है, ये क्लोज होता है, लेकिन इस स्टेज में जब प्रोस्टेट हो जाता है तो ये थोड़ा खुलना जो है शुरू होता है यहाँ से। जब तक ये खुलेगा नहीं, अगर मैटिंग होता है, सीमेंट डिपोजिशन होता है, नहीं खुलेगा तो स्पर्मेटोजोआ जो है, जिसको शुक्राणु बोलते हैं, वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना है वहां तक पहुंचेगा नहीं। और ये जो सर्विक्स है इसमें बहुत सारे गॉबलेट सेल्स होते हैं जो म्यूकस का सिक्रीशन कराते हैं, इसमें भी सिक्रेटरी एक्टिविटी बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो ऑर्गन है डेट इज वेजाइना या वल्वा। दोनों में क्या चेंजेस होता है? तो वेजाइनल म्यूकोसा जो है बिकम हाइपरेमिक और कंजेस्टेड। ये कंजेस्टेड हो जाएगा, हाइपरेमिक हो जाएगा। तो जब आप इसको
देखेंगे म्यूकोसा का तो थोड़ा पिंक कलर का दिखेगा। और इसमें क्या होता है, थोड़ा इडिमेटस भी हो जाता है, थोड़ा स्वेलिंग भी होता है, लेकिन ये सभी जानवरों में ये पता नहीं चलता है स्वेलिंग या एडिमा। लेकिन ये दो ऐसे जानवर हैं, साव, साव मतलब सुकरी, पिग को ही, फीमेल पिग को सुकर बोलते हैं, साव बोलते हैं, या हिंदी में इसको सुकरी बोलते हैं, या फिर बीच, फीमेल डॉग को बीच बोलते हैं। ये दो जानवर ऐसे हैं जिसमें ये आसानी से दिख जाता है कि इनका वल्वा जो है स्वेल किया हुआ है, इडिमेटस है। बाकी स्पीशीज में भी होता है लेकिन उसको नोटिस नहीं किया जा सकता है। म्यूकस सिक्रीशन में क्या चेंजेस हो गए, हमने बताया कि यूट्रस से भी यूट्राइन ग्लैंड्स म्यूकस सिक्रीट कर रहा है, गॉबलेट सेल्स भी सिक्रीट कर रहा है ना, और एंटीरियर वेजाइना से भी ये सिक्रीट होता है। तो यहाँ से म्यूकस सिक्रीशन जो है स्टार्ट होता है। लेकिन ये पहले जब था, प्रोइस्टस से पहले जो फेज था उसमें क्या था, स्टिकी था, ड्राई था। अब इसका नेचर चेंज हो जाता है, अब ये मिल्की एंड विस्कस हो जाता है, और उसके बाद ये क्लियर हो जाता है इन लेट प्रोइस्टस, है ना। जैसे 3 से 5 दिन का बताया था, चौथे दिन, 5वें दिन ये एकदम क्लियर हो जाएगा, ये मिल्की नहीं रहेगा या स्टिकी नहीं रहेगा, ड्राई नहीं, एकदम क्लियर हो जाता है ये। और ये फिर इसका नेचर इस तरह से आगे भी बदलेगा। दूसरा फेज है जो फॉलिकुलर फेज का है, जो दूसरा स्टेज है वो है स्ट्रेस, इसी को बोलते हैं मद। कई जगह जब ये एनिमल हीट में आती है या गर्मी में आती है, कई स्टेट में, दूसरे स्टेट में बोलते हैं हरी होना, गाय हमारी हरी हो गई, ऐसा भी बोलते हैं। तो ये जो है फेयरली वेल डिफाइंड पीरियड है, यही एक ऐसा पीरियड है जिसमें हम कुछ बिहेवियरल साइंस जो है एनिमल शो करते हैं, और उसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर ध्यान दे करके हम समझ लें तो इसमें क्या क्या होता है, इस स्टेज में सेक्सुअल डिजायर एनिमल्स में होती है, वो इमोबिलिटी, बहुत ज्यादा मूव नहीं करेगी, और एक्सेप्टेंस ऑफ द मेल, मेल को जो नर पशु है उसको एक्सेप्ट करती है फॉर द मैटिंग, प्रजनन के लिए एक्सेप्ट करती है। अगर कोई मेल एनिमल या नर पशु जो है अप्रोच कर रहा है तो उसको ये एक्सेप्ट करती है। इसी कारण से दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज सेक्सुअल रिसेप्टिविटी, है ना। इस पीरियड को सेक्सुअल रिसेप्टिविटी भी कहा जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा, चारों स्टेज में यही एक ऐसा स्टेज है जिसमें एनिमल प्रजनन करते हैं, बाकी किसी भी स्टेज में एनिमल प्रजनन नहीं करते हैं। ये चूंकि बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है, इसीलिए इसको हम रेफरेंस भी मानते हैं फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ द स्ट्रेस साइकिल लेंथ। जैसे 21 दिन का है तो 21 दिन को हम कब से काउंट करें, तो हम काउंट करते हैं जब वो एनिमल मद में आई, मद में आई तो वहां से हम काउंट करते हैं कि अगला बार मद में कब आएगी, या हिट में कब आएगी, या स्ट्रेस में कब आएगी। तो आज जब आई फिर कितने दिनों के बाद आई, तो हम फिर निकालते हैं कि अच्छा इतने दिनों के बाद आई, तो हम समझ जाते हैं कि इनकी साइकिल जो है इतने दिनों में ये रिपीट हो रहा है, जो हमने अभी बताया कि 18 से 24 दिनों में ये रिपीट होता है। दूसरा अब चेंजेज हम देखें, फिजियोलॉजिकल चेंजेज, जो फिजियोलॉजिकल परिवर्तन है ऑर्गन्स में, वो क्या क्या है। अंडाशय में क्या होते हैं कि अब यहाँ पे जैसे प्रोस्टेरस में फॉलिकल ग्रो कर रहा था, ग्रोइंग फेज में यहाँ पे ग्रो हो जाता है और बिकम्स द लार्ज एंड मैच्योर, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल्स। क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल्स बन गया, अब ओवुलेशन होगा। ओसाइट्स अंडरगो सर्टेन मैच्योरेशनल चेंजेज, यहाँ पे मियोसिस का डिवीजन जब ओसाइट्स में होता है तो म्यूटिक डिवीजन या माइटोसिस डिवीजन ये चलता रहता है, कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, तो कुछ स्टेज पे जो है ये रुका रहता है। लेकिन इस स्टेज में जब एलएच सर्ज होता है तो उस हार्मोन के प्रेजेंस में ये फिर डिवीजन जो है, सेल साइकिल का डिवीजन रिज्यूम होता है और फिर आगे बढ़ता है ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरेशनल चेंजेज। ओवुलेशन जो है इसी फेज में सारे स्पीशीज, लग जितने भी फार्म एनिमल हैं, है ना, जो हम लोग जिसको फार्म में रखते हैं, वो सारे स्पीशीज में इसी फेज में ओवुलेशन होता है एक्सेप्ट काउ। काउ में क्या होता है या गाय में क्या होता है कि जब स्ट्रेस पीरियड जो है ये समाप्त हो गया, तो समाप्त होने के लगभग 12 घंटे बाद ही ओवुलेशन होता है। बाकी स्पीशीज में ऐसा नहीं है, गाय में है कि ये 12 घंटे बाद होगा, बाकी स्पीशीज में ये उसी स्टेज में, लास्ट स्टेज में जाकर के, एंड ऑफ द स्ट्रेस,
वो ओव्यूलेशन हो जाता है। नेक्स्ट ऑर्गन है डिम वाहिनी ओविडक्ट। इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं? ओविडक्ट बिकम टॉनिक, टॉनिक हो जाता है, टोनिसिटी बढ़ जाती है। सिलिया आर एक्टिव, सिलिया एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि ये सिलिया ही जो है ना, ये जो कैच किया है एग को या उस साइट्स को कैच किया, तो इसके मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में ले जाने में ये हेल्प करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन भी इसमें स्टार्ट हो जाता है ओविडक्ट में। फिम्ब्रिएटेड एंड हमने बताया था इस तरह से ना, फिम्ब्रिएटेड एंड होता है, जो ओविडक्ट का हम फिगर बताए थे, एम्पुला है, काफी कन्वोलेटेड है, फिर इसके बाद स्थिमत होता है ना। तो यहाँ पे ये जो ओपनिंग होता है ये फिम्ब्रिएटेड एंड होता है। ये क्या होता है कि ओवरी जहां से अगर ये फॉलिकल ग्रो किया है तो वहां पे जाकर के ये उसके क्लोज में चला जाता है, ताकि अगर यहाँ से एग रिलीज हो रहा है तो ये इसी में आए, वो पेरिटोनियल कैविटी या दूसरे जगह नहीं जाए। अगर ये ओवरी है, अगर यहाँ से एग, ये फॉलिकल है, फॉलिकल से यहाँ से एग रिलीज हो रहा है, अगर ये यहाँ पे इस तरह से नहीं आए तो पता चला कि ये एग रिलीज होगा कहीं और चला गया, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो ये उसी के पास जाकर के ये उसको एक तरह से इम्ब्रेस करता है और एग आ गया। उसके बाद यहाँ पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन आगे चल करके उसमें ये वहां तक पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन होता है। सिक्रीशन ऑफ द ओविडक्टल फ्लूइड, ये जो है इसमें जो ओविडक्ट है वो फ्लूइड का भी सिक्रीशन करते हैं ताकि ये एग के मूवमेंट में आसानी हो। गर्भाशय में क्या क्या चेंजेस हो गए? यूट्रस बिकम इरेक्ट और ये टर्जिड, इसको हम लोग पता कर सकते हैं, हम लोग पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, तो जब हम गर्भाशय को पाल्पेट करते हैं पर रेक्टली तो हमें ये पता चलता है कि हाँ, जो उसका गर्भाशय हो इरेक्ट हो गया है और टर्जिड हो गया है, ये फील होता है, तो हम समझते हैं कि एनिमल जो है वो हीट में है, मद में है। इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस, इस स्टेज में म्यूकस का सिक्रीशन बहुत ज्यादा ये होने लगता है, हो जाता है, और ब्लड सप्लाई भी यूट्रस की तरफ से ये बढ़ जाता है। यूट्रस जो है इंडोमेट्रियम या उसके साइड में ये ब्लड सप्लाई बढ़ता है और ये बिकम द हाइपरेमिक या कंजेस्टेड, जो यूट्रस है वो हो जाता है। उसके बाद दूसरा है सर्विक्स। सर्विक्स में क्या क्या चेंजेज होंगे? ये सर्विक्स स्लाइटली रिलैक्स्ड होता है, स्लाइटली इडिमेटस था, थोड़ा सा सूजन भी उसमें आती है और रिलैक्स होता है, मतलब उसकी ओपनिंग जो है, जो पैसेज है थोड़ा ओपन होता है, खुलता है उसका इस स्टेज में, बाकी स्टेज में बंद होता है। जो सर्विक्स है, गर्भाशय गिरवा है, इसके जो पैसेज हैं वो दो ही टाइम ओपन होता है। एक तो जब वो हीट में है, स्ट्रेस में है, उस समय स्लाइटली रिलैक्स्ड होता है। दूसरा क्या है कि जब कोई पशु है वो बच्चे देती है ना, पार्चुरेशन, मतलब डिलीवरी को हम लोग यहाँ पे पार्चुरेशन बोलते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग में बोलते हैं कि डिलीवरी होना, यहाँ पे एनिमल्स में हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। या गाय है तो उसको बोलते हैं काविंग, ताकि वो एक्ट ऑफ द पार्चुरेशन जो होता है उसको काविंग बोलते हैं गायों में, या पार्चुरेशन बोल सकते हैं। तो उस समय ये पूरी तरह से डायलेटेड होता है, खुलता है। बाकी कोई भी स्टेज है स्ट्रेस साइकिल का या उसमें ये हमेशा बंद रहता है। नेक्स्ट जो है वेजाइना या वल्वा, इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं? इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो पिंक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द कंजेशन या हाइपरेमिया। जब बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, वहाँ के जो आर्टियोल्स हैं, एवेन्यूल्स हैं, उसमें जाकर के वो स्टेसिस हो जाएगा ब्लड का, तो वो जो मेम्ब्रेन है ना वो पिंक कलर का दिखने लगता है, रेडिश दिखने लगता है, पिंक कलर का जो दिखता है। तो हम लोग इसको भी देख करके योनि के म्यूकस मेम्ब्रेन को देख करके हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ, एनिमल जो है वो हीट में है। इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ द म्यूकस फ्रॉम द मास्ट सेल ऑफ द एंटेरियर वेजाना, जो एंटेरियर वेजाना मतलब जो सर्विक्स के साइड में है, वहां पे भी मास्ट सेल होते हैं, वहां से भी ये सिक्रीशन तेज हो जाते हैं, म्यूकस का यानी बलगम का सिक्रीशन तेज हो जाता है। वल्वा इज रिलैक्स्ड एंड इडिमेटस, वल्वा रिलैक्स्ड होता है, इडिमेटस होता है, बट ये मोस्ट नोटिसेबल जो है, जैसे हमने अभी पिक्चर्स में भी बताया था, ये साव एंड बीच में ही होते हैं। म्यूकस सिक्रीशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं?
ये इंक्रीज्ड म्यूकस सिक्रेशन तेज हो जाता है। एंड स्ट्रिंग्स ऑफ द म्यूकस हैंग्स फ्रॉम द वल्वा ऑफ द काउ। ये एक रोपी जैसा है ना, एक तार जैसा जो है वल्वा से नीचे की तरफ लटकता है, वो बीच में ब्रेक नहीं करता है, लंबा सा तार जैसा या रोपी, इसको रोपी बोलते हैं, इस तरह से बनता है, वो हैंग करते रहता है इस फेज में। अब इस फेज में जो बिहेवियरल चेंजेज होते हैं, बदलाव आते हैं, उसके बारे में जानते हैं। इसी को देख करके हम लोग पता करते हैं कि हाँ, जानवर जो है या पशु जो है वो हीट में आ गई है। सबसे पहले फ्रीक्वेंट बेलोइंग, वो बार बार बेलोइंग करेगी, मतलब वो आवाज निकालेगी मुंह से, है ना। स्पेशली व्हेन आइसोलेटेड फ्रॉम द हर्ड, मतलब वो अपने झुंड से अलग है तब, है ना। अगर झुंड में है तो ये जो फ्रीक्वेंट ब्लोइंग है वो कम होता है लेकिन कम होगा। लेकिन जब उसको अलग कर देंगे तो वो बार बार चिल्लाएगी, जिसको रंभाना भी बोलते हैं, गाय रंभा रही है, चिल्ला रही है, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंटली, बार बार ये जब तक हीट में रहेगी चिल्लाते रहेंगे। इंक्रीज्ड म्यूकस सिक्रेशन फ्रॉम द यूट्रस, हमने बताया कि यूट्रस से भी सिक्रेशन होता है, सर्विक्स से भी होता है और एंटेरियर वेजाना से होती है। तीनों जगह से जो है म्यूकस सिक्रेशन तेजी से होने लगता है। और ये जब म्यूकस सिक्रेशन होता है तो ये बाहर की तरफ निकलता है, वल्वा के थ्रू होकर के बाहर निकलता है और ये हैंग करता रहता है, लंबा सा रस्सी जैसा, ये पतले धागे जैसा ये हैंग करता है, जिसको हम लोग रोपीनेस भी बोलते हैं इसको। और ये जो है इसका नेचर जो है एकदम ट्रांसपेरेंट होगा, क्लियर होगा, इसमें किसी भी तरह का गंदगी नहीं होगा, एकदम पानी की तरह साफ क्लियर आर पार एकदम वो दिखता है, ट्रांसपेरेंट होता है ये। या कभी कभी क्या होता है कि ये नीचे लटकता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन टेल जो है उसके पूंछ में या उसके कमर के बगल में, बटक में, है ना, वो क्या है कि वहां पे चिपका रहता है। तो देख करके भी हम पता कर सकते हैं कि हाँ, जानवर जो है वो हीट में है। स्ट्रेस काउ अटेम्प्ट टू माउंट द अदर काउ, ये क्या होता है कि जब हीट में रहती है तो वो दूसरे काउ को माउंट करती है, या फिर स्टैंड क्वाइटली, जब दूसरा कोई गाय जो है वो उसके ऊपर जब माउंट कर रही है तो वो स्थिर से खड़ी होती है ना, कहीं पे भागेगी नहीं। इसी को स्टैंडिंग हीट भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है ये स्टैंडिंग हीट होता क्या है। तो ये दोनों चीजें होती है। जो गाय हीट में है वो क्या करेगी, दूसरे गाय के ऊपर माउंट करेगी, या दूसरे गाय उसके ऊपर जब माउंट कर रही है तो वो एकदम खड़ी रहेगी, कहीं पे भागेगी नहीं। ये एक लक्षण है पहचानने का हीट में, है ना। इसी को बोलते हैं होमोसेक्सुअल बिहेवियर, है ना, क्योंकि गाय ही गाय के ऊपर माउंट कर रही है तो इस कारण से इसका नाम पड़ा होमोसेक्सुअल बिहेवियर। ये होमोसेक्सुअल बिहेवियर भैंस में नहीं देखने को मिलता है, या बहुत कम, रेयर होता है, बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन गाय में ये देखने को मिलता है। एक्टिविटी ऑफ द काउ इंक्रीजेस थ्रू 2 to 3 टाइम्स, इसकी जो एक्टिविटी होती है गाय का वो बढ़ जाता है, खास करके स्टेपिंग्स, जो पैर का जमीन में रखने का, उठाने का जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, दुगना हो जाता है, तिगुना हो जाता है। आप देखेंगे गाय हमेशा पैर को शिफ्ट कर रही है, चल रही, उठा रही है, तो ये एक्टिविटी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या मिक्चुरेशन ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द यूरिन, मतलब वो बार बार थोड़ी थोड़ी अमाउंट में पेशाब करेगी। और जो गाय है जो हीट में है वो खड़ा रहना पसंद करती है, वो बैठती जल्दी नहीं है, वो जब तक हीट में है कोशिश करती है कि वो खड़ी रहे। और क्या क्या इसमें साइंस हो सकते हैं, जैसे ये जो है, जो काऊ जो हीट में है वो स्निफिंग करती है, लीकिंग करती है पेरिनियम रीजन को, जो वल्वा या बाहरी जो भाग है योनि का, या वल्वा उसके चारों ओर के एरिया को पेरिनियम बोलते हैं, उसको लीक करेगी, या फिर स्निफिंग, उसको सूंघती है ये, क्योंकि फेरोमोन्स का भी सिक्रीशन होता है, उसमें केमिकल कुछ उस तरह का है ना, आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरह के लोग करते हैं। हीफर्स यूजुअली एग्जिबिट्स द मोर मार्क्ड साइन, जो बछिया होती है उसमें ये जितने साइंस हम पढ़ा रहे हैं, जितने लक्षण पढ़ा रहे हैं, वो ज्यादा इंटेंस होता है एज कंपेयर टू द काउ। वेजाइनल म्यूकोसा में बी स्लाइटली स्वेलन, कंजेस्टेड, एंड टेल में बी स्लाइटली रेज, टेल जो होता है, पूंछ जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर उठा करके रखते हैं,
और जो वेजाइनल म्यूकोसा है वो स्लाइटली स्वेलन होगा, कंजेस्टेड होगा। और भी साइंस होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? इट इंक्लूड्स द रेस्टलेसनेस, बेचैन रहेंगे, रिड्यूस एपेटाइट, आप देखेंगे कि अचानक से एक दिन के लिए खाना कम कर दी तो समझिए कि वो जानवर हिट में है। वो एक ही दिन या 2 दिन कम करेगा, उसके बाद फिर वो नॉर्मल खाना शुरू कर देगी। रिड्यूस्ड रूमिनेशन, रूमिनेशन मीन्स जुगाली करना, गाय जो है जुगाली खाना कम खाती है तो जुगाली भी करना बंद करती है, वो कम कर देगी जुगाली करना। एंड ड्रॉप एंड मिल्क यील्ड, मिल्क जो है गाय जो है जो दूध देती है भैंस जो अचानक से कम कर देगी उस दिन जिस दिन वो हिट में रहेगी। तो ये भी एक पहचानने का तरीका है। आपको लगेगा कि अभी 10 लीटर दूध दे रही थी, आज 6 ही लीटर हुआ या 7 ही लीटर हुआ, अचानक से दूध कैसे कम हो गया? आपको लगेगा कुछ बीमारी हो गया। लेकिन अगर आप इसके लक्षण को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं, हाँ गाय हिट में है। इससे जितने भी लक्षण बताए जा रहे हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे तो पहचान सकते हैं आसानी से। बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ता है 0.5 to 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये उतना पता नहीं चलता है क्योंकि सबका बॉडी टेम्परेचर अलग अलग है, तो कितना से 0.5 बढ़ रहा है आपको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये जितने भी साइंस हमने बताया, जो लक्षण हमने बताया गाय में, भैंस में जो बफेलोज होते हैं, जो भैंस में होते हैं, ये सब जो लक्षण दिखते हैं वो कम दिखते हैं, कम होता है और नहीं के बराबर होता है, एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ द मेल। अगर कोई सांड है ना, अगर उसके ऊपर माउंट कर रहा है तो ये बहुत आसानी से दिखता है, इसको एक्सेप्ट करती है मैटिंग के लिए। और बाकी जो लक्षण हमने बताया वो भैंसों में कम दिखती है, गायों में ज्यादा दिखती है। इसी चलते कहा जाता है कि भैंस में गर्मी के लक्षण को पहचानने में बहुत दिक्कत होती है। नेक्स्ट जो स्टेज है मेट स्ट्रेस, ये जो है ये भी पुअरली डिफाइंड पीरियड है, जो स्ट्रेस के बाद का पीरियड है। इसमें भी चेंजेज होते हैं सारे ऑर्गन्स में। क्या क्या चेंजेज होंगे कि ग्रेनुलोसा सेल्स, जो हमने फॉलिकल्स का जब स्ट्रक्चर हम पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे, और थीका सेल्स, जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, थीका सेल्स हैं, ये आफ्टर ओवुलेशन ट्रांसफॉर्म होते हैं ल्यूटियल सेल्स में, और यही ल्यूटियल सेल्स आगे चल करके कॉर्पस ल्यूटियम यानी सीएल बनाते हैं, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसको हम लोग शॉर्ट में P4 भी लिखते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ये सिक्रीशन करता है। ओविडक्ट में क्या चेंजेज होगा? जो टॉनिक हो गया था, टोनिसिटी जो बढ़ गई थी स्ट्रेस में, अब ये टोनिसिटी जो है धीरे धीरे कम हो गई, इसमें ग्रेजुअली कम होता है। गर्भाशय में क्या चेंज होगा कि जो सिक्रेटरी एक्टिविटी जो बढ़ा हुआ था, है ना, यूट्राइन ग्लैंड से जो म्यूकस सिक्रेशन हो रहा था, ये सिक्रेटरी एक्टिविटी जो है ये कम होता है, बट ग्लैंड्स जो है इसका ग्रोथ होता है बहुत तेजी से। ग्लैंड्स का जो इंडोमेट्रियल ग्लैंड्स है, क्योंकि जब कंसेप्शन होता है तो उसमें यहाँ पे ये पोषण देने का काम भी करते हैं, तो इसका बहुत तेजी से ये वृद्धि होता है। यूट्रस बिकम सॉफ्ट, अब जो यूट्रस जो टॉनिक हो गया था, अब टोनिसिटी उसकी कम होती है, ये सॉफ्ट हो जाते हैं, प्लायबल हो जाते हैं। कब होते हैं? मिड टू एंड ऑफ द मेट स्ट्रेस का जो अंतिम अवस्था होता है, उस समय ये यूट्रस सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कभी कभी किसी किसी गाय में एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेना होती है, घटना घटती है, उसको देखते हैं, उसको बोलते हैं मेट स्ट्रल ब्लीडिंग। ये क्या होता है कि अर्ली मेट स्ट्रम में क्या होता है कि इपिथेलियम लेयर जो होता है, कैरेंकल्स, ये कैरेंकल्स एक स्ट्रक्चर होता है यूट्रस में, और कोटेलेडन्स जो फिटल साइड से होता है, ये दोनों मिलकर के प्लासेंटा बनाते हैं। तो यूट्रस में कैरेंकल्स होता है, तो इसके जो ऊपर का टिश्यू है वो हाईली हाइपेरेमिक, अभी हम जो बड़ा पढ़ा रहे थे कि हाइपेरेमिक हो जाता है, कंजेस्टेड हो जाता है, तो ये इसके ऊपर कैरेंकल्स के ऊपर का जो ब्लड वेसल्स जो हाइपेरेमिक हुआ था, या कैपिलरी जो हाइपेरेमिक था, वो कैपिलरी जो है उसमें कुछ कैपिलरीज में हेमरेज होता है, वो रप्चर करता है, जहां से ब्लड बाहर आता है, और ये ब्लड जो है वो क्या है कि बाहर दिखता है, वो हलवा से बाहर आता है। इसी को बोलते हैं मेट स्ट्रल ब्लीडिंग। या ये जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन के विड्रॉवल, एस्ट्रोजन विड्रॉवल मतलब जो स्ट्रेस फेज में जो था, जब हीट पीरियड में थे, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ था, अभी अचानक से कम हो गया, तो इसके कारण से ये कैपिलरी रप्चर होता है और ब्लीडिंग होती है। ये सभी गायों में नहीं होती है, किसी किसी गाय में होती है। कभी कभी आप देखते होंगे कि आपने सीमेन लगवाया और उसके दूसरे दिन जो है कुछ ब्लड आपको मिलता है कि वल्वा से उसका कुछ ब्लड निकला, तो ये नॉर्मल हो सकता है ना।
तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको आइडिया नहीं होता है फिर वो इलाज कराने लगते हैं, फिर कुछ कराने लगते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि नॉर्मल फिनोमेना होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं आएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ द ब्लड ये बाहर आते हैं, तो समझिए कि ये नॉर्मल घटना है और ये एस्ट्रोजन विड्रॉवल के हो रहा है। ये डिफर करता है जो मनुष्यों में, जो ह्यूमन में जो है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, उसमें जो पीरियड जो मनुष्य में या ह्यूमन में या लेडीज में चलती है वहाँ पे ब्लीडिंग होता है, उसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं, है ना। वहाँ पे ट्रू मेंस्ट्रुएशन होता है, बट यहाँ पे ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल नहीं बोल रहे हैं, है ना। ये क्या होता है, ट्रू जो होता है ये प्राइमेट्स में होता है, ह्यूमन बीइंग में होता है। वहाँ पे ये जो घटना घट रही है या हो रही है वो प्रोजेस्टेरोन विड्रॉवल के कारण से हो रहा है, न कि एस्ट्रोजन। एनिमल में क्या है, गाय में क्या है या भैंस में, एस्ट्रोजन विड्रॉवल के कारण से हो रहा है। वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का विड्रॉवल होता है, उसके कारण से ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। आगे बढ़ते हैं, सर्विक्स में क्या चेंज होगा। अब सर्विक्स जो ओपन हुआ था, अब ये धीरे धीरे करके ये सर्वाइकल ओस, मतलब जो ओपनिंग होता है सर्विक्स का, उसी को ओस बोलते हैं, ये धीरे धीरे करके ये बंद हो जाएगा। सिक्रेटरी एक्टिविटी भी इसका डिक्रीज करेगा। वेजाइना में क्या चेंजेज होंगे, ये जो हाइपरेमिया बना हुआ था, कंजेशन बना हुआ था, ये धीरे धीरे अब डिक्रीज होगा। म्यूकस सिक्रीशन में भी चेंजेज होगा, जो ज्यादा सिक्रीशन हो रहा था म्यूकस का, अब इसका स्राव जो है धीरे धीरे कम होगा। और जो इसका है म्यूकस बिकम्स द स्कैंटी, स्टिकी एंड पेल येलो। जो अब ट्रांसपेरेंट था, क्लियर था, अब ये पेल येलो या ब्राउन हो जाता है या स्टिकी हो जाता है, इस तरह से ना बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट फेज है डाइस्ट्रस। ये सबसे लंबा फेज होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है स्ट्रेस साइकिल का, सबसे बड़ा फेज होता है, जैसे हमने बताया था 13 दिन का होता है, तो ये सबसे बड़ा फेज है। इसमें क्या होता है कि कॉर्पस लुटियम डोमिनेंट फेज में रहता है, बना रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ कॉर्पस लुटियम, भी डाइस्ट्रस को हम लोग बोलते हैं। ओवरीज जो है, इसमें क्या क्या चेंजेज होंगे, ये क्या है, वेल डेवलप्ड होगा, है ना, फुली फंक्शनल कॉर्पस लुटियम प्रेजेंट होगा। वेल डेवलप्ड एंड फुली फंक्शनल कॉर्पस लुटियम ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। और इन लेट डाइस्ट्रस में क्या होगा कि ये फिर सीएल बिगिन टू रिग्रेस एंड फॉलिकल स्टार्ट टू ग्रो। अब इसके बाद का जो स्टेज आएगा वो प्रो-स्ट्रस आएगा, है ना। तो यहीं पे सीएल है वो रिग्रेस करने लगते हैं, और प्रो-स्ट्रस आते आते तक वो पूरी तरह से रिग्रेस कर जाते हैं, और फॉलिकल का ग्रो शुरू होता है, उसका वृद्धि जो है शुरू होता है, और प्रो-स्ट्रस में और बढ़ने लगता है। यहाँ पे ओविडक्ट में क्या चेंजेस था, लॉस ऑफ टोनिसिटी, अब टोनिसिटी उसकी बिल्कुल भी खत्म हो गई है। गर्भाशय में क्या क्या चेंजेस होंगे, इंडोमेट्रियम जो है बिकम थिक हो जाते हैं। यूट्राइन ग्लैंड्स अंडरगो हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रोफी, ये चेंज हो जाता है, हाइपरप्लेसिया हाइपरट्रोफी होता है। And in distress endometrium and its gland regresses। लेट डाइस्ट्रस में जो होता है, जो इंडोमेट्रियम जो हमने बताया था कि यूट्राइन ग्लैंड्स जो वृद्धि हो रही, तेजी से डेवलप करते हैं, है ना, उसमें हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेसिया भी होता है। अब ये क्या है कि ये ग्लैंड्स जो है लेट फेज में जाकर के, जब कंसेप्शन नहीं हुआ, मैटिंग नहीं हुआ या सीमेन नहीं लगा, तो वहां जाकर के ये रिग्रेस करने लगते हैं। सर्विक्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं, सर्विक्स बिकम द कॉन्स्ट्रिक्टेड, बंद हो जाता है फिर से, और सेक्रेटरी एक्टिविटी डिक्रीजेज, जो म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा था वो डिक्रीज कर गया। योनि में, वेजाइना में क्या चेंजेस होंगे, वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन बिकम पेल, है ना, पेल कलर का हो जाता है, उसका जो पिंक कलर का था अब वो अब नहीं रहा, क्योंकि वो कंजेशन था या हाइपरेमिया था, अब वो खत्म हो गया है। और म्यूकस सिक्रीशन जो है बिल्कुल भी रिड्यूस्ड हो जाता है और बिकम थिक, वो गाढ़ा हो जाता है, जो कि पहले ऐसा नहीं था स्ट्रेस के समय में। तो ये व्याख्यान के बाद हमें पता चलता है, इस लेक्चर के बाद हमें पता चलता है कि इसकी जानकारी जो है स्ट्रेस साइकिल या स्ट्रेस की, या पशु को हिट में आना या पशु को हरी होना, ये कितना जरूरी है। अगर इसको हम पहचानेंगे नहीं तो सही समय पे हम जो है अपने पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान नहीं करा सकते हैं, या नेचुरल मैटिंग जो है जो कराते हैं वो भी हम नहीं करा पाएंगे, और उससे क्या होगा कि ये हमारा प्रोडक्शन लॉस होगा। प्रोडक्शन लॉस होगा तो जाहिर सी बात है
इकोनॉमिक लॉस भी होगा। लेकिन अगर सही सही ज्ञान रखते हैं स्ट्रेस साइकिल का और सही सही अगर इसका आप पहचान करते हैं तो ये जो है आपको हेल्प कर सकता है लाइव स्टॉक ग्रोथ ऑफ द लाइव स्टॉक इंडस्ट्री। जो हमारा लाइव स्टॉक इंडस्ट्री है उसको सफलपूर्वक चलाने में इसको हेल्प कर सकता है और साथ ही साथ ये एनिमल के हेल्थ को भी बनाए रखने में सहायक होगा और इकोनॉमिक आउटकम जो इससे हमें दूध मिलेंगे और उससे जो हमें इकोनॉमिक रिटर्न मिलेगा वो भी अच्छा होगा और बेहतर होगा। इसलिए इसका ज्ञान होना जरूरी है जो भी पशुपालन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ये कुछ रेफरेंसेस है जहाँ से इसको लिया गया है और ये बुक का भी रेफरेंस दिया हुआ है जिसको आप पढ़ करके और भी अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।